फिल्म की शुरुआत बफेलो शहर से होती है। डैन एक कार सेल्समैन है और ग्राहकों की सोच को अच्छी तरह समझने की वजह से वह एक बार फिर सेल्समैन ऑफ द मंथ बन जाता है। उसी समय उसका सहकर्मी हेल स्टाइल मारते हुए तेज रफ्तार में कार चलाकर डीलरशिप में आता है। उसका मानना है कि कारों और लड़कियों दोनों को स्पीड पसंद होती है, लेकिन बाकी कर्मचारी उसे थोड़ा अजीब समझते हैं। काम खत्म होते ही डैन जल्दी घर जाने के लिए निकलता है क्योंकि वह अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए उत्साहित है। वह अपनी शांत उपनगरीय जिंदगी और परिवार से बेहद प्यार करता है। उसके 3 बच्चे हैं, नैना, एलाई और मैक्स। नैना अपने बॉयफ्रेंड के पीछे आयोवा जाने और अपना कॉलेज मेजर बदलने का फैसला कर चुकी है। वह पत्रकार बनने का सपना छोड़ रही है, जिससे उसके माता पिता नाराज हैं। दूसरी तरफ काइल अपने पिता से खुलकर बात नहीं कर पाता। डैन उसे वीडियो गेम्स खेलने से रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि हर वक्त शूटिंग गेम खेलना सही नहीं है। काइल अपने दोस्त समीर के घर जाने की बात करता है, लेकिन असल में उसकी कुछ और ही दुनिया चल रही होती है। घर में बहस छिड़ जाती है कि उनके माता पिता की एनिवर्सरी पर छोटे भाई मैक्स को कौन संभालेगा। आखिरकार डैन नैना को बेबी सिटिंग के लिए कहता है और काइल को बाहर जाकर दोस्तों के साथ समय बिताने की सलाह देता है। नैना मजबूरी में मान जाती है, लेकिन उसे शक होता है कि काइल समीर के घर किसी और काम के लिए जा रहा है। असल में काइल समीर के गैरेज में बने अपने गेमिंग सेटअप का किराया देने जाता है। परिवार को बिना बताए वह इंटरनेट पर किलबॉय नाम का मशहूर गेम स्ट्रीमर बन चुका है, जिसे लोग उसकी शूटिंग गेम्स की स्किल्स के लिए जानते हैं। उधर डैन और उसकी पत्नी जेसिका हर साल की तरह अपनी एनिवर्सरी मनाने कार्निवल जाते हैं। रोलर कोस्टर की लाइन में कुछ लड़के किलबॉय की लाइव स्ट्रीम देखने में इतने मशगूल होते हैं कि वे डैन और जेसिका को आगे जाने देते हैं। डैन को यह सादा और परिचित तरीका पसंद है, लेकिन जेसिका अपनी जिंदगी में कुछ नया और रोमांच चाहती है। वह मजाक में कहती है कि उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा रूटीन बन चुकी है। रोलर कोस्टर राइड के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, तभी एक लड़का उनकी तस्वीर खींच लेता है। डैन उससे फोटो डिलीट करने को कहता है, लेकिन वह मजाक उड़ाते हुए फोटो इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है और डैन को लूजर कहकर अपमानित करता है। जेसिका चाहती है कि डैन बात बढ़ाए बिना निकल जाए, लेकिन जब वह आदमी डैन पर ड्रिंक गिराकर जेसिका के सामने उसे कमजोर कहता है, तब भी डैन खुद को रोक लेता है और वहां से चला जाता है। घर लौटते समय जेसिका उसे समझाती है कि वह नहीं चाहती थी कि डैन लड़ाई करे, क्योंकि वह हिंसा से दूर रहता है। फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं निराशा होती है। रात में डैन उस घटना को याद करता है। वह अपने छोटे बेटे का डायपर बदलते हुए खुद से बड़बड़ाता है कि उसे उस आदमी की पिटाई कर देनी चाहिए थी। यह सुनकर जेसिका हंस पड़ती है। दोनों के बीच माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है और जेसिका अपनी प्रतिक्रिया के लिए माफी भी मांगती है। अगले दिन जेसिका किक बॉक्सिंग क्लास में अपना गुस्सा निकालती है। वहीं उसकी मुलाकात ग्वेन नाम की महिला से होती है। बातचीत के दौरान जेसिका गलती से उसे मुक्का मार देती है, लेकिन इसी से दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। जूस पीते हुए जेसिका अपनी जिंदगी की परेशानियां बताती है। वह महसूस करती है कि उसकी जिंदगी एक ही जगह रुक गई है, जबकि कभी वह दुनिया घूमना चाहती थी। ग्वेन बताती है कि वह एक ट्रैवल एजेंट है और बफेलो अपने एक्स से मिलने आई है। जाते जाते वह जेसिका को अपना बिजनेस कार्ड देती है। उधर डैन अपने बेटे मैक्स के साथ शॉपिंग कर रहा होता है कि तभी उसे एक संदिग्ध आदमी उसका पीछा करता दिखता है। अचानक वह आदमी हमला कर देता है। डैन पहले अपने बच्चे को सुरक्षित नीचे रखने की विनती करता है, लेकिन जब सामने वाला नहीं मानता, तब डैन हैरान कर देने वाली तेजी और ताकत से उसे काबू कर लेता है। आसपास खड़े लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं। घर लौटते समय डैन का व्यवहार पूरी तरह बदला हुआ लगता है। घर पहुंचकर वह एक गुप्त जगह खोलता है, जहां बंदूकें, नकली पासपोर्ट और नकदी छिपी होती है। घबराकर वह अपने पुराने साथी ओंगी को फोन करता है और अपने परिवार के लिए नई पहचान बनाने को कहता है। तभी खुलासा होता है कि डैन पहले एक प्रोफेशनल हत्यारा था। ओंगी बताता है कि उसका पुराना बॉस मैककैफरी उसे सालों से ढूंढ रहा है। उन्हें शक है कि इंटरनेट पर वायरल हुई वही तस्वीर उसकी लोकेशन तक पहुंचने का कारण बनी है। डैन $500,000 देकर अपने परिवार के लिए नई पहचान खरीदने को तैयार हो जाता है और 3 दिन बाद लास वेगास में मिलने का फैसला करता है। ओंगी हैरान रह जाता है कि डैन ने अब तक अपने परिवार को सच नहीं बताया। वह चेतावनी देता है कि बिना सच्चाई जाने परिवार के लिए भागना बहुत मुश्किल होगा। डैन जल्दबाजी में घर का सामान पैक करने लगता है। फिर वह अपने बच्चों के स्कूल पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि नैना 3 महीने पहले ही स्कूल की एडिटर पोस्ट छोड़ चुकी है, शायद अपने बॉयफ्रेंड की वजह से। एक लड़की से पैसे देकर वह नैना की लोकेशन पता करता है और उसे स्कूल के नीचे बने स्टैंड्स के पास ढूंढ लेता है। डैन अपनी बेटी से निराश होकर पूछता है कि उसने अपने सपने क्यों छोड़ दिए। नैना गुस्से में कहती है कि उसके पिता तो उसका लिखा पढ़ते भी नहीं, लेकिन डैन उसे यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसका काम पढ़ता रहा है। हालांकि उस वक्त बहस करने का समय नहीं होता, क्योंकि उन्हें तुरंत काइल को लेने जाना होता है। लेकिन वहां पहुंचकर डैन को एक और झटका लगता है। उसे पता चलता है कि काइल ने भी शतरंज क्लब छोड़ दिया है। वे सभी समीर के घर पहुंचते हैं, जहां डैन को पता चलता है कि काइल गैरेज में बैठकर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने के लिए पैसे देता रहा है। इसके बाद डैन अपने बच्चों को बताता है कि वे सब लास वेगास जा रहे हैं।
वह साफ कह देता है कि जेसिका के सामने सभी को इस ट्रिप को लेकर बेहद खुश दिखना होगा, वरना वह उनके सारे झूठ खोल देगा। जेसिका अपने काम पर होती है, तभी डैन वहां पहुंचकर उसे अचानक रोड ट्रिप पर चलने के लिए मनाने लगता है। जेसिका हैरान हो जाती है क्योंकि डैन हमेशा शांत और रूटीन पसंद इंसान रहा है, लेकिन इस बार उसका अंदाज अलग होता है, थोड़ा पागलपन भरा, आत्मविश्वासी और मजेदार। जेसिका इस नए डैन को देखकर प्रभावित हो जाती है और आखिरकार खुशी खुशी ट्रिप के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वे निकलने लगते हैं, डैन अस्पताल के बाहर एक काली एसयूवी देखता है। वह तुरंत समझ जाता है कि खतरा करीब है और जेसिका से बिना समय गंवाए निकलने को कहता है। पार्किंग से बाहर निकलते ही मैककैफरी के आदमी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। डैन बेहद चालाकी से गाड़ी चलाते हुए पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और परिवार को बहाने बनाकर शांत रखता है। कभी कहता है कि सड़क पर गिलहरी आ गई थी, तो कभी अचानक ब्रेक लगाने का कोई और कारण बना देता है। कुछ देर बाद डैन को एहसास होता है कि उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। वह तुरंत अपनी डीलरशिप पहुंचता है और पीछा करने वालों के पहुंचने से पहले गेट बंद करवा देता है। परिवार को कार के अंदर बैठाए रखकर वह बहाना बनाता है कि उसे ऑयल और कूलेंट चेक करना है। कार के नीचे जाकर वह ट्रैकर निकाल देता है। तभी उसे हैल एक नई कार टेस्ट ड्राइव पर ले जाता दिखता है। डैन चालाकी से वही ट्रैकर हैल की कार में लगा देता है और पीछा करने वाले लोग गलत गाड़ी के पीछे निकल जाते हैं। लास वेगास पहुंचने में अभी 33 घंटे बाकी होते हैं। इस बीच जेसिका और बच्चे पूरे उत्साह से सोशल मीडिया पर ट्रिप की तस्वीरें और अपडेट डाल रहे होते हैं। डैन खतरे को समझते हुए सभी के फोन इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि यह डिवाइस फ्री फैमिली ट्रिप होगी। बच्चे नाराज हो जाते हैं, लेकिन डैन सभी फोन फेंक देता है ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। अब बिना फोन के उन्हें पुराने नक्शों का सहारा लेना पड़ता है। एक ट्रैवल एजेंसी में कर्मचारी यह सुनकर हंस पड़ता है कि उनके पास फोन नहीं है और धूल भरे पुराने मैप्स निकाल कर देता है। डैन नकद पैसे देकर लास वेगास के होटल बुक करवाता है। धीरे धीरे यह सफर परिवार को करीब लाने लगता है। रास्ते में वे सब मिलकर आइस आइस बेबी गाना गाते हैं। पहले माता पिता, फिर बच्चे भी साथ देने लगते हैं। लंबे समय बाद पूरा परिवार सच में एक साथ खुश नजर आता है। उधर मैककैफरी खुद डैन के घर पहुंचता है। उसका टेक एक्सपर्ट पता लगा लेता है कि काइल ही मशहूर गेमर किलबॉय। मैककैफरी तुरंत अपने आदमियों को वैन ढूंढने का आदेश देता है। उसे हैरानी होती है कि परिवार अब भी डैन के साथ है, मानो उन्हें किसी खतरे का अंदाजा ही नहीं। एक जगह रुकने पर नैना काइल के गेमिंग करियर का मजाक उड़ाती है और अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर की बातें दोहराती है। काइल गुस्से में कहता है कि ट्रेवर के साथ रहने के बाद नैना पूरी तरह बदल चुकी है। तभी एक लड़की काइल को पहचान लेती है और उसके साथ फोटो खिंचवाती है क्योंकि वह ऑनलाइन बहुत मशहूर है। इसी दौरान डैन बाथरूम में जाकर जेसिका को अपने अतीत के बारे में सच बताने की प्रैक्टिस करता है। वह समझ नहीं पाता कि कैसे बताए कि वह कभी प्रोफेशनल हत्यारा था। बाहर आने के बाद वह काइल को उसी लड़की के साथ देखता है और पहली बार बेटे पर गर्व महसूस करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि लड़की उनकी तस्वीर इंटरनेट पर डालने वाली है, तो वह तुरंत फैसला करता है कि वे होटल में रुके बिना आगे बढ़ेंगे। मैककैफरी अब एक स्थानीय बाइक गैंग को भी डैन के पीछे लगा देता है। रात के समय पुल के पास डैन को 3 बाइकर्स उनका पीछा करते नजर आते हैं। परिवार हेडफोन लगाकर धीमा संगीत सुन रहा होता है और लगभग सो चुका होता है, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। डैन चुपचाप अपनी साइलेंसर लगी पिस्तौल निकालता है और पीछा करने वालों से निपटने लगता है। तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है। एक गोली उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देती है, लेकिन वह एक बाइक सवार को रास्ते से हटा देता है। छोटा मैक्स ही जाग रहा होता है और पूरे एक्शन को मजे से देख रहा होता है। वह अपने पिता को दूध की बोतल तक पकड़ाता है ताकि डैन उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। आखिरकार डैन आखिरी बाइक को भी टक्कर मारकर पीछा छुड़ा देता है। परिवार को अब भी लगता है कि सड़क खराब थी और गाड़ी उछल रही थी। पूरी रात ड्राइव करने के बाद वे उस कॉलेज के पास पहुंचते हैं जहां नैना पढ़ना चाहती है। नैना वहां रुकने की जिद करती है। जेसिका समझ जाती है कि असली वजह उसका बॉयफ्रेंड ट्रेवर है, लेकिन नैना कहती है कि वह सिर्फ कैंपस देखना चाहती है। आखिरकार सब कॉलेज देखने के लिए मान जाते हैं। कैंपस बेहद खूबसूरत और जश्न के माहौल से भरा होता है। डैन जेसिका से कहता है कि अगर वे चाहते हैं कि नैना उनकी बात सुने, तो पहले उन्हें भी उसकी बात समझनी होगी। जेसिका पहली बार बेटी की नजर से कॉलेज लाइफ को महसूस करने की कोशिश करती है। वहां एक छात्र जेसिका को कॉलेज स्टूडेंट समझकर बियर ऑफर कर देता है। पहले तो वह चौंकती है, लेकिन फिर अपने पुराने एथलेटिक दिनों को याद करके केक स्टैंड करके सबको हैरान कर देती है। नैना भी पहली बार अपनी मां को इतने मस्ती भरे अंदाज में देखकर खुश हो जाती है। असल में नैना यहां सिर्फ कैंपस देखने नहीं आई थी। उसका बॉयफ्रेंड ट्रेवर यहीं पढ़ता है। काइल उसे समझाने की कोशिश करता है कि ट्रेवर के साथ रहने के बाद वह पहले जैसी नहीं रही। उसे लगता है कि ट्रेवर उसे कंट्रोल करता है और वह इससे कहीं बेहतर डिजर्व करती है। कॉलेज घूमते वक्त जेसिका डैन से कहती है कि पिछले कुछ दिनों में उसका बदला हुआ अंदाज उसे अच्छा लगने लगा है। वह सोचती है कि अगर उसने अपनी पुरानी स्पोर्ट्स लाइफ नहीं छोड़ी तो शायद उसकी जिंदगी अलग होती। इसी बीच डैन एक संदिग्ध जर्मन आदमी को फोन पर बात करते हुए देखता है। उसे शक होता है कि वह मैककैफरी का आदमी हो सकता है।
डैन उससे जर्मन भाषा में बात करना शुरू कर देता है ताकि जेसिका कुछ समझ न सके, लेकिन तभी अचानक कोई दूसरा आदमी उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में जोरदार लड़ाई होती है, जबकि ठीक दूसरी तरफ उसका परिवार आराम से कैंपस टूर में व्यस्त होता है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद डैन हमलावर को बेहोश कर देता है और जल्दी से वापस परिवार के पास लौट आता है, लेकिन तब तक नैना ट्रेवर से मिलने जा चुकी होती है। नैना आखिरकार ट्रेवर को दूसरी लड़की के साथ पकड़ लेती है। वह टूटकर उससे सवाल करती है, लेकिन ट्रेवर अपने धोखे को अजीब दार्शनिक बातों के पीछे छिपाने की कोशिश करता है। नैना रोते हुए वापस लौट आती है। डैन अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करता है। पहले वह उसे समझाने के लिए लंबी बातें शुरू करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस वक्त नैना को डैड लेक्चर नहीं चाहिए। इसके बजाय वह उसे एक पुरानी मार्शल आर्ट की खास तकनीक सिखाता है, जिससे किसी को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए तेज दर्द दिया जा सकता है। नैना गुस्से में जाकर वही मूव ट्रेवर पर इस्तेमाल करती है। ट्रेवर दर्द से तड़प उठता है और नैना उसकी फोटो लेकर वापस आती है। पहली बार उसके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास दिखता है। वह अपने पिता को पहले से ज्यादा समझने और पसंद करने लगती है। सफर फिर से शुरू होता है। रास्ते में परिवार पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस करने लगता है। इस बार नैना खुद गाड़ी चला रही होती है। वह डैन का शुक्रिया अदा करती है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया। वह फिर से स्कूल में अपनी एडिटर वाली पोस्ट वापस लेने का सोचती है। डैन गर्व से बताता है कि उसने उसका हर आर्टिकल पढ़ा है और उसकी लिखी हुई करप्शन वाली स्टोरी ने उसे सच में प्रभावित किया था। नैना हैरान हो जाती है क्योंकि उसे हमेशा लगा था कि उसके पिता उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। रात को वे एक छोटे मोटल में रुकते हैं। लंबे समय बाद डैन और जेसिका खुलकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। जेसिका को डैन का यह नया स्पॉन्टेनियस और मजेदार रूप बेहद पसंद आने लगता है। उसे लगता है कि शायद शादी से पहले डैन ऐसा ही था और उसके कारण बदल गया, लेकिन डैन शांत होकर कहता है कि उसने खुद को इसलिए बदला क्योंकि उसे अपना पुराना रूप पसंद नहीं था। अगली सुबह डैन ओंगी को फोन करता है, जो उनके लिए नई पहचान और नकली दस्तावेज लेकर आ रहा होता है। ओंगी फिर से हैरान होता है कि डैन ने अब तक परिवार को सच्चाई नहीं बताई। डैन फोन रखने के बाद खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश करता है। इसी दौरान काइल उसके पास आता है और पहली बार पिता पुत्र के बीच खुलकर बात होती है। काइल समझाता है कि गेमिंग उसके लिए सिर्फ टाइम पास नहीं है, उसमें दिमाग, तेज रिफ्लेक्स और स्किल लगती है। वह डैन को बताता है कि एयरफोर्स तक अच्छे गेमर्स को भर्ती करती है। डैन मजाक में कहता है कि शायद उसे इसी बात से डर लगता है। काइल फिर डैन को लेजर टैग खेलने की चुनौती देता है। शर्त होती है, अगर काइल जीत गया तो वह दोबारा गेमिंग शुरू करेगा और अगर हार गया तो 6 महीने तक बाहर जाकर खेलना पड़ेगा। शुरुआत में डैन अपनी ट्रेनिंग की वजह से आसानी से 2 पॉइंट ले लेता है, लेकिन फिर काइल भी उसकी चालें कॉपी करके वापसी करता है और मैच बराबरी पर पहुंच जाता है। आखिरकार डैन जीत जाता है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी काफी कम हो चुकी होती है। वेगास की तरफ बढ़ते हुए अब पूरा परिवार सफर का आनंद लेने लगता है। आखिरकार वे लास वेगास पहुंचते हैं और शहर के सबसे शानदार होटलों में से एक की आलीशान स्वीट में रुकते हैं। कमरे में पहुंचने से पहले डैन नीचे जाकर ओंगी से मिलता है। ओंगी उन्हें नई पहचान, पासपोर्ट और वैंकूवर जाने की वन वे टिकट देता है। इसकी कीमत बहुत भारी होती है, लेकिन डैन अपने परिवार को बचाने के लिए सब कुछ देने को तैयार है। डैन फैसला करता है कि आज रात वह जेसिका को पूरा सच बता देगा। बच्चों को वह सख्त हिदायत देता है कि वे किसी भी हालत में स्वीट से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही माता पिता बाहर निकलते हैं, बच्चे प्लान बदल देते हैं। काइल, जो ऑनलाइन दुनिया में काफी मशहूर है, हाइपर एक्स गेमिंग एरिना जाने का सुझाव देता है। नैना वहां जाने के मूड में नहीं होती, लेकिन मजबूरी में साथ चली जाती है। गेमिंग एरिना में काइल की मुलाकात दूसरे बड़े गेमर रैन से होती है। रैन पहले से काइल की स्ट्रीम्स देख चुका होता है। वह उसे मशहूर गेमर वॉल्कर और बाकी टीम से मिलवाता है। इसी बीच रैन और नैना के बीच बातचीत शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उधर वॉल्करे की टीम काउंटर स्ट्राइक टूर्नामेंट खेल रही होती है। जब टीम के बाकी खिलाड़ी हार जाते हैं, तब काइल अकेले पूरे मैच का रुख बदल देता है। उसकी शानदार गेमिंग देखकर पूरा एरिना चीख उठता है। इधर डैन और जेसिका एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। डैन कई बार सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है। वह वेटर से फ्रेंच भाषा में बात करने लगता है, जिसे देखकर जेसिका चौंक जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसका पति दूसरी भाषाएं भी जानता है। डैन आखिरकार फ्रेंच में ही अपने अतीत की कहानी बताना शुरू कर देता है ताकि जेसिका समझ न सके, लेकिन जेसिका को उसकी आवाज रोमांटिक और आकर्षक लगती है। डैन फिर एक बार सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और बात टाल देता है। कुछ देर बाद डैन बच्चों को फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह और जेसिका तुरंत वापस स्वीट में लौटते हैं। कमरे में पहुंचकर वे देखते हैं कि बच्चे बिस्तर पर सो रहे हैं। डैन राहत की सांस लेता है, लेकिन असल में वे तकियों और डमी से बनाया गया नकली सेटअप होता है। जेसिका कमरे का माहौल रोमांटिक बनाने के लिए लव मिस्ट स्प्रे करती है। उसी धुंध की वजह से डैन को अचानक लेजर गन के निशान दिखाई देते हैं। वह तुरंत जेसिका को नीचे गिराकर गोलियों से बचाता है। कुछ हमलावर कमरे में घुस आते हैं। डैन एक टकीला की बोतल उठाकर फेंकता है और गोली मारकर उसमें आग लगा देता है। धमाके में हमलावर जल जाते हैं, लेकिन तभी एक आदमी जेसिका को बंधक बना लेता है।
डैन अपनी बंदूक नीचे रख देता है, लेकिन चुपके से एक चाकू पकड़ लेता है। हमलावर डैन को उसके पुराने नाम शॉन से बुलाता है। उसी पल जेसिका को एहसास होता है कि उसका पति सच में कोई और था। हमलावर बताता है कि उसके साथी हाइपर एक्स एरिना में बच्चों को मारने जा रहे हैं। डैन तुरंत उसे भी खत्म कर देता है, लेकिन यह सब देखकर जेसिका सदमे में आ जाती है। वह घबराकर बच्चों को ढूंढने दौड़ती है और जब डमी देखती है तो समझ जाती है कि बच्चे हाइपर एक्स एरिना में हैं। अब वह डैन पर गुस्से से चिल्लाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका पति उससे इतना बड़ा सच छिपाता रहा। गेमिंग एरिना में उसी समय काइल अपना मैच 30 किल्स के साथ खत्म करता है। तभी डैन और जेसिका वहां पहुंचते हैं और बच्चों को लेकर बाहर निकलते हैं। आखिरकार डैन सबको सच बता देता है। वह कहता है कि उसके पुराने साथी उन्हें मारना चाहते हैं क्योंकि वह पहले एक कोवर्ट असैसिन था, लेकिन परिवार उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है। उन्हें लगता है कि उनका शांत और सीधा सादा पिता ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन परिवार डैन की बात पर विश्वास नहीं करता जब तक कि अचानक उन पर गोलियां नहीं चलने लगती। सभी लोग घबराकर कार के पीछे छिप जाते हैं। डैन तुरंत जवाबी हमला करता है और एक हमलावर को खत्म कर देता है। यह सब देखकर इस बार काइल की हालत खराब हो जाती है और वो उल्टी कर देता है। डैन हल्के मजाक में वही बात दोहराता है जो उसने पहले जेसिका से कही थी कि पहली बार ऐसा होना सामान्य है। अब छिपते हुए डैन अपने अतीत का पूरा सच बताता है। वह कबूल करता है कि वह मैककैफरी के लिए काम करने वाला एक खतरनाक हत्यारा था और उसके हाथों 43 लोगों की जान जा चुकी है। काइल गुस्से में उसे पाखंडी कहता है। उसे याद आता है कि डैन ने उसे वीडियो गेम्स इसलिए छुड़वाए थे क्योंकि उनमें नकली हिंसा होती है, जबकि असल में उसका पिता खुद असली हत्यारा निकला। अब परिवार को समझ आने लगता है कि डैन सोशल मीडिया से इतनी नफरत क्यों करता था और कभी शहर छोड़ना क्यों नहीं चाहता था। डैन उन्हें उनकी नई पहचान वाले दस्तावेज देता है। नैना का नया नाम मॉली एंडरसन होता है, जबकि काइल को वैन नाम मिलता है, जिस पर वह नाराज हो जाता है। 18 साल तक झूठ में जीने के बाद परिवार टूट चुका होता है। जेसिका फैसला करती है कि वह बच्चों को लेकर अलग हो जाएगी। वह साफ कहती है कि उनके लिए डैन नहीं बल्कि शॉन नाम का एक अजनबी खड़ा है। जेसिका मदद के लिए ग्वेन को फोन करती है। डैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि बाहर खतरा है, लेकिन जेसिका उससे कहती है कि अगर वह सच में उनकी परवाह करता है तो पहले इस खतरे को खत्म करे और उनसे दूर रहे। कुछ देर बाद जेसिका हैरान रह जाती है जब ग्वेन उसे एक प्राइवेट जेट के साथ लेने आती है। जेट में बैठने के बाद ग्वेन अपने पुराने रिश्ते की कहानी सुनाती है। वह बताती है कि वह सालों तक एक आदमी से प्यार करती रही, लेकिन उसने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। धीरे धीरे जेसिका को एहसास होता है कि ग्वेन उसी की बात कर रही है। ग्वेन असल में बदला लेने के लिए उसके करीब आई थी। वह कहती है कि उसने पहले उसका भरोसा जीता और फिर सही मौके का इंतजार किया। जेसिका भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैककैफरी सामने आ जाता है। अब पूरा परिवार उसके कब्जे में होता है। मैककैफरी डैन को फोन करके एक सुनसान होटल में मिलने बुलाता है। होटल पूरी तरह उसके हथियारबंद आदमियों से घिरा होता है। डैन ऊपर पेंट हाउस में पहुंचता है, जहां मैककैफरी उसे देखकर अजीब तरीके से गर्व महसूस करता है। तभी सबसे बड़ा खुलासा होता है। मैककैफरी कोई और नहीं बल्कि डैन का पिता है। काइल तो यह सुनकर और भी हैरान रह जाता है कि उसका दादा ब्रिटिश है। मैककैफरी बताता है कि उसने डैन को इसलिए मरवाना चाहा क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में डैन ने उसके भेजे हर आदमी को खत्म कर दिया, जिससे उसे अपने बेटे पर गर्व होने लगा। अब मैककैफरी डैन को 2 विकल्प देता है, या तो वह वापस उसके लिए काम करे और परिवार को बचा ले, या फिर परिवार मारा जाएगा। लेकिन अगर डैन वापस आता है तो उसे जिंदगी भर अपने परिवार से दूर रहना होगा। परिवार को बचाने के लिए डैन मजबूरी में यह सौदा मान लेता है। मैककैफरी अपने आदमियों को आदेश देता है कि परिवार को एयरपोर्ट ले जाया जाए, लेकिन तभी बच्चों के अंदर अपने पिता के लिए भावनाएं जाग उठती हैं। कायल जानबूझकर लिफ्ट के बटन दबाकर समय खराब करने लगता है। उधर जेसिका अचानक मैक्स का गंदा डायपर एक गुंडे के चेहरे पर फेंक देती है और उसे नीचे गिरा देती है। अब परिवार फैसला करता है कि वे डैन को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसी दौरान मैककैफरी कुछ इंतजाम करने बाहर जाता है। ग्वेन डैन को फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन डैन उसकी चाल समझ चुका होता है। वह उसे बेहोश कर देता है और टेक एक्सपर्ट को पकड़ लेता है। अब पहली बार डैन जेसिका से पूरी ईमानदारी से माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने जो कुछ भी छिपाया उसका कारण सिर्फ यही था कि वह एक अच्छा पति और पिता बनना चाहता था। उधर टेक एक्सपर्ट असल में कायल का फैन निकलता है। कायल उसका ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू करता है और डैन हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी स्किल दिखाता है। तब कायल समझता है कि उसका पिता टेक्नोलॉजी से नफरत नहीं करता था, बल्कि उसमें बेहद माहिर है। अब होटल में अंतिम लड़ाई शुरू होती है। डैन अपने परिवार को छत पर भेज देता है और खुद नीचे दुश्मनों से लड़ने निकलता है। कायल ड्रोन के जरिए ऊपर से दुश्मनों की लोकेशन बताता रहता है और डैन एक एक करके सभी को खत्म करता जाता है। मैककैफरी यह देखकर गर्व महसूस करता है, लेकिन फिर वह ड्रोन को गोली मारकर गिरा देता है। दूसरी तरफ ग्वेन और जेसिका के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। ग्वेन जेसिका का मजाक उड़ाती है और कहती है कि कुछ किक बॉक्सिंग क्लासेस लेने से कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं बन जाता। लंबी लड़ाई के बाद ग्वेन जेसिका को मलबे के नीचे दबा देती है।
लेकिन जैसे ही ग्वेन बच्चों की तरफ बढ़ती है, जेसिका पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर निकालती है। उधर मैककैफरी डैन को बुरी तरह पीट देता है और बंदूक तान देता है, लेकिन डैन पहले ही उसकी बंदूक से गोलियां निकाल चुका होता है। अब दोनों के बीच हाथापाई शुरू होती है। जेसिका एक बांस उठाकर एथलेटिक स्टाइल में हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन पहली बार गिर जाती है। ग्वेन उसका मजाक उड़ाती है। दूसरी बार जेसिका उसी बांस को भाले की तरह फेंकती है और आखिरकार ग्वेन को मार गिराती है। मैककैफरी फिर से डैन पर भारी पड़ने लगता है। तभी परिवार वहां पहुंच जाता है। नैना अपने दादा से कहती है कि वह उसे सिर्फ एक खूनी हत्यारे की तरह नहीं देखती, बल्कि अपने दादा की तरह देखना चाहती है। वह कहती है कि शायद वे एक सामान्य परिवार बन सकते हैं। मैककैफरी उसकी बातों से प्रभावित होने ही वाला होता है, लेकिन नैना मानती है कि असली मकसद सिर्फ डैन को थोड़ा समय देना था। उसी मौके का फायदा उठाकर डैन हमला करता है और आखिरकार लड़ाई खत्म हो जाती है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और परिवार एक दूसरे से गले लग जाता है। 6 महीने बाद नैना एक मशहूर पत्रकार बन चुकी होती है। वह मैककैफरी के हत्यारे नेटवर्क पर बड़ी रिपोर्ट करती है। डैन अब सिक्योरिटी ट्रेनिंग कंपनी चलाता है और ओंगी उसके साथ काम करता है। जेसिका कोच बन जाती है। काइल अब भी ऑनलाइन वीडियो बनाता है और पहले से ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। आखिर में पूरा परिवार एक नई रोड ट्रिप पर निकलने की तैयारी करता है। इस बार वे नैना को स्टैनफोर्ड छोड़ने जा रहे होते हैं और अपनी नई फैमिली परंपरा के मुताबिक वे फिर से अपने फोन छोड़ देते हैं।